हेलो बच्चों, अब हम इसके सेकंड पार्ट में प्रवेश करते हैं, द्वितीय भाग में, यानी सेकंड पार्ट खाना बदोशता है। अभी तक हमने पढ़ा जो किसनी थी उसके सूबेदार से अलग तरह के संबंध हो गए थे सूबे सिंह से। उसके आगे की कहानी अब हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसके बाद में क्या होता है बच्चों, किसनी और सूबे सिंह की कहानी अब काफ़ी आगे बढ़ गई थी। सूबे सिंह के अर्दली ने महेश को शराब की लत डाल दी थी। अर्दली यानी उसके जो उनके देखभाल करने वाले होते थे, अर्दली। शराब पीकर महेश झोपड़ी में पड़ा रहता था, यानी किसनी का जो पति था उसकी गलत आदतें लगा दी गई थी। किसनी के पास एक ट्रांजिस्टर भी आ गया था। सुबह शाम भट्टे की खामोशी में ट्रांजिस्टर की आवाज़ गूंजने लगती थी। ट्रांजिस्टर वह इतने ज़ोर से बजाती कि भट्टे का वातावरण फिल्मी गानों की आवाज़ से गमक उठता। शांत माहौल में संगीत की लहरियों ने खनक पैदा कर दी थी। यानी अब किसनी के पास ट्रांजिस्टर यानी रेडियो भी आ गया था, यानी इसका मतलब कुछ गलत काम हो रहा है। कड़ी मेहनत और दिन रात भट्टे में जलती आग के बाद जब भट्टा खुलता तो मजदूर से लेकर मालिक तक भी बेचैन सांसों को राहत मिलती थी। भट्टे से पकी ईंटों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया था। लाल लाल पकी ईंटों को देखकर सुखिया और मानो की खुशी की इंतहा नहीं रही। यानी वो दोनों जो काम कर रहे थे वो खुशी का ठिकाना नहीं रहा उनका, कि जब लाल लाल ईंटी पकी हुई देखी, मेहनत का काम जब किया, उसके बाद में उसका जो फल देखा तो बहुत अच्छा लगा उन्हें। लाल लाल पकी ईंटों को देखकर सुखिया और मानो की खुशी की इंतहा नहीं रही। खासकर मानो तो ईंटों को उलट पुलट कर देख रही थी। खुद के हाथ से पथी ईंटों का रंग ही बदल गया था। उस दिन ईंटों को देखते देखते मानो के मन में एक बिजली की तरह एक ख्याल कौंध उठा था। ये ख्याल ही आते उसके भीतर जैसे एक साथ कई कई भट्टे जल रहे थे। उसने सुखिया से पूछा था, एक घर में कितनी ईंटें लगती हैं? बहुत, कई हजार। लोहा, सीमेंट, लकड़ी, रेत अलग से। यानी मानो के मन में एक घर बनाने का विचार कौंधने लगा, पक्का घर जो ईंटों से बनता है। उसे तत्काल कोई आधार नहीं मिल पा रहा था, वह बेचैन हो उठी थी। उसे खामोश देखकर सुखिया ने कहा, चलो काम शुरू करना है, जसदेव बाट देख रहा होगा। सुखिया के पीछे पीछे अनमनी सी चल दी मानो, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर ईंटों का लाल रंग कुछ ऐसे छा गया था कि वह उसी में उलझ कर रह गई थी। यानी उसके दिमाग में यही ख्याल आ रहे थे कि कैसे घर बनाया जाए। झींगुरों की झिनझिन और बीच बीच में सियारों की आवाज़ें रात के सन्नाटे में स्याहपन घोल रही थी। थके हारे मजदूर नींद की गहरी खाइयों में लुढ़क गए थे। मानो के ख्यालों में अभी भी लाल लाल ईंटें घूम रही थीं। उन ईंटों से बना हुआ एक छोटा सा घर उसके जेहन में बस गया था। ये ख्याल जिस शिद्दत से पुख्ता हुआ, नींद उतनी ही दूर चली गई। यानी उसके मन में ये भाव बिल्कुल घर कर गया था कि जो पकी हुई ईंटें हैं उनसे एक मकान तैयार करना है। दूर किसी बस्ती से हल्के हल्के छनकर आती मुर्गे की बांग रात के आखिरी पहर का एहसास के साथ ही मानो की पलकें नींद से भारी होने लगी। सुबह के जरूरी कामों से निपटकर जब सुखिया ने झोपड़ी में झांका तो वह हैरान रह गया। इतनी देर तक मानो कभी नहीं सोती। वो परेशान हो गया। गहरी नींद में सोई मानो का माथा उसने छूकर देखा, माथा ठंडा था। उसने राहत की सांस ली। मानो को जगाया। इतना दिन चढ़ गया, उठने का मन नहीं है? यानी क्योंकि रात में वो देर तक जागती रही थी, इस कारण से वो देर तक सोती रही। और सुखिया को लगा शायद उसकी तबीयत खराब ना हो, इसलिए उसने उसे छूकर देखा। मानो अनमनी सी उठी, कुछ देर यूं चुपचाप बैठी रही। मानो का इस तरह बैठना सुखिया को अखरने लगा। आज क्या बात है, जी तो ठीक है? मानो अपने ख्यालों में गुम थी।
मन की बात बाहर आने के लिए छटपटा रही थी। उसने सुखिया की ओर देखते हुए पूछा, क्यों जी, क्या हम इन पक्की ईंटों से घर नहीं बना सके हैं? यानी उसने कहा, ये जो ईंटें हैं उनसे हम घर नहीं बना सकते? मानो की बात सुनकर सुखिया आश्चर्य से ताकने लगा। कल की बात वो भूल गया था। सुखिया ने गहरे अवसाद में भरकर कहा, पक्की ईंटों का घर 2-4 रुपये में ना बनता है। यानी जो पक्की ईंटों का घर है 2-4 रुपये जो इकट्ठे किए हैं उसमें नहीं बनते, ढेर सारे रुपए चाहिए घर बनाने के लिए। गांठ में नहीं है पैसा, चले हाथी खरीदने। यानी अपने पास पैसा नहीं है और हाथी यानी बड़ी चीज़ करने चले। दिन भर में जो ये भट्टा मालिक का है, हम ईंटें उनके लिए बनाते हैं, हम तो मजदूर हैं, इन ईंटों का अपना कोई हक ना, यानी हमारा हक नहीं है इन पर। सुखिया ने अपने मन में उठते दबाव को महसूस किया। इन ईंटों पर हमारा कोई भी हक ना है? क्यों? मानो ने ताज्जुब भरी कड़वाहट से कहा कि भाई हम इतना काम करते हैं, क्या इन ईंटों पर हमारा कोई भी हक नहीं? उसके अंदर बवंडर मचल रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद मानो बोली, हर महीने कुछ और बचत करें, ज़्यादा ईंटें बनाएं, तब भी अपना घर नहीं बना सकते। अपने भीतर कुलबुलाते सवालों को बाहर लाना चाहती थी मानो। यानी हम थोड़ी और मेहनत कर लें तो क्या फिर नहीं कर सकते? इतनी मजदूरी कहाँ मिलती है? पूरे महीने हाड़ गोड़ तोड़ के भी कितने रुपए बचे? कुल 80। हाड़ गोड़ यानी हड्डियाँ और पैर तोड़ने के बाद भी, मतलब दिन भर मेहनत के बाद भी कितने पैसे बचे? 80 रुपये। एक साल में 1000 ईंटों के दाम अगर हमने बचा भी लिए तो घर बनाने लायक रुपया जोड़ते जोड़ते उम्र निकल जाएगी, फिर भी घर न बन पाएगा। सुखिया ने दुखी मन से कहा, अगर हम रात दिन काम करें तो भी नहीं। मानो ने उत्साह से भरकर, बावली हो गई है क्या? चल उठ, चल काम पे जाना है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, यानी टाइम हो रहा है। ठेकेदार आता ही होगा, आज पूरब की टांग काटनी है लगार के लिए। सुखिया मानो के सवालों से घबरा गया था। उठकर बाहर जाने लगा। कुछ भी करो, तुम चाहो तो मैं दिन रात काम करूंगी, मुझे एक पक्की ईंटों का घर चाहिए, अपने गांव में लाल सुर्ख ईंटों का घर। मानो के भीतर मन में हजारों हजार बसंत उमड़ रहे थे, यानी उसके मन में जो है तरह तरह के विचार घूम रहे थे कि मुझे पक्का मकान चाहिए। सुखिया और मानो को एक लक्ष्य मिल गया है, पक्की ईंटों का घर बनाना। अपने हाथ की पक्की ईंटों से सुबह होते ही काम पर लग जाते हैं और शाम को भी अंधेरे होते जुटे रहते हैं। ठेकेदार अक्सर से लेकर मालिक तक उसके काम से खुश थे। यानी जो वो काम कर रहा था उससे सभी लोग खुश थे कि जो ये काम कर रहा है। सुबह सिंह किसनी को शहर भी लेकर जाने लगा था। किसनी के रंग ढंग में बदलाव आ गया था। अब वो भट्टे पर गारे मिट्टी का काम नहीं करती थी। महेश रोज रात में शराब पीकर मन की भड़ास निकालता, दिन में भी अपनी झोपड़ी में पड़ा रहता था, इधर उधर बैठा रहता था। किसनी कई दिनों तक शहर से लौटती नहीं थी। जब लौटती, थकी, निहाल, मुरझाई, कपड़ों लत्तों की अब कमी नहीं थी, यानी वो गलत राह पे चल गई थी। सुबह सिंह किसनी को शहर ले जाने लगा था। किसनी के रंग ढंग में बदलाव आ गया था। बात पूरी होने से उस रोज सुबह सिंह ने भट्टे पर आते असगर ठेकेदार से कहा, मानो को दफ्तर में बुलाओ, आज किसनी की तबीयत ठीक नहीं। असगर ठेकेदार ने रोकना चाहा था छोटे बाबू मानो को, यानी उसने मना करने की कोशिश की कि उसको ना बुलाओ, लेकिन बात बीच में अधूरी ही रह गई। और बात पूरी होने से पहले सुबह सिंह ने उसे फटकार दिया, तुमसे जो कहा वही करो, राय देने की कोशिश मत करो। तुम इस भट्टे पर मुंशी ही रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो तो अंजाम बुरा होगा। यानी इस तरह से उसे धमका दिया गया। असगर ठेकेदार की घिग्गी बंद गई। वो चुपचाप मानो को बुलाने चल दिया।
असगर ठेकेदार ने आवाज़ देकर कहा, मानो छोटे बाबू बुला रहे दफ्तर में। मानो ने सुखिया की ओर देखा। उसकी आंखों में भय से उत्पन्न कायरता थी। सुखिया भी इस बुलावे पे हड़बड़ा गया था। वो जानता था मछली को फांसने के लिए जाल फेंका जा रहा है। गुस्से और आक्रोश से नसें खिंचने लगी। जसदेव ने भी सुखिया की मनस्थिति को भांप लिया था। वह फुर्ती से उठा, हाथ पांव में लगी गीली मिट्टी चुड़ाने लगा। बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ। चलो चाचा। असगर के पीछे असगर ठेकेदार जानता था सुबे सिंह शैतान है, लेकिन चुप रहना उसकी मजबूरी बन गई थी। जिंदगी का खास हिस्सा उसके भट्टे पर गुजारा था। भट्टे से अलग उसका कोई वजूद नहीं था। असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सुबे सिंह बिफर पड़ा। तुझे किसने बुलाया? यानी मैंने तो मानो को बुलाया था, और ये क्यों आ गया? ये सोचकर वो बहुत तेज चिल्लाने लगा। जी मैं काम हो बताइए, मैं कर दूंगा। जसदेव ने विनम्रता। क्यों, तू उसका खसम है या उसकी सूबेदारी ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया? सुबे सिंह ने। बाबूजी, आप किस तरह बोल रहे हैं? जसदेव की बात पूरी करने से पहले एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। साले, भट्टे की आग में झोंक दूंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा, हड्डियां तक नहीं मिलेगी, राख हो, समझा? सुबे सिंह ने उसे धकिया दिया। जसदेव गिर पड़ा। यानी वो इतना क्रूर व्यक्ति था, इसमें क्रूरता दिखाई गई। जब तक वो संभल पाता, लात घूंसों से सूबेदार ने उसे अधमरा कर दिया। चीख पुकार सुनकर मजदूर उसकी ओर दौड़ पड़े। मजदूरों को एक साथ आता देखकर सुबे सिंह जीप में बैठ गया था। देखते ही देखते जीप शहर की ओर दौड़ गई। असगर ठेकेदार दफ्तर में जा घुसा। यानी इस तरह की स्थिति थी जो दिखाई गई है अभी यहाँ पे। सुखिया और मानो जसदेव को उठाकर झोपड़ी में ले गए। वे दर्द से करा रहा था। मानो ने उसकी चोटों पर हल्दी लगा दी। सुखिया गुस्से से कांप रहा था। मानो ने अवचेतन में असंख्यक अंधेरे नाच रहे थे। वो किसनी नहीं बनना चाहती थी, यानी इज्जत की जिंदगी जीना चाहती थी। अदम में लालसा उसके में भरी हुई थी। उसे एक घर चाहिए था, पक्की ईंटों का, जहाँ वह अपनी गृहस्थी और परिवार के सपने देखती थी। समूचा दिन अदृश्य भय और दहशत में बीत गया। जसदेव को हल्का बुखार हो गया। वह अपनी झोपड़ी में पड़ा था। सुखिया उसके पास बैठा था। इस घटना से मजदूर डर गए थे। उन्हें लगा था कि सुबे सिंह किसी वक्त लौट कर आएगा। शाम होते ही भट्टे पर सन्नाटा छा गया। सब अपने अपने खोल में सिमट गए। बूढ़ा बिलसिया तो अक्सर बाहर पेड़ के नीचे देर रात बैठा रहता। आज शाम होते ही वो अपनी झोपड़ी में जाकर लेट गया। उसके खांसने की आवाज़ भी आज कुछ धीमी थी। किसने की झोपड़ी से ट्रांजिस्टर की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। बीच बीच में हैंडपंप की खंच खंच ध्वनि इस खामोशी में विघ्न डाल रही थी। पंप जसदेव की झोपड़ी के ठीक सामने था। सभी को पानी के लिए इस पंप पर जाना पड़ता था, यानी पानी पीने के लिए उसी को चलाना पड़ता था। और आज इस तरह की जो घटना घटी थी, उसके कारण सभी मजदूरों में एक डर, भय उत्पन्न हो गया था कि पता नहीं कल क्या होगा और सुबे सिंह क्या करेगा सुलूक। अब बच्चों, इससे अगला जो बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा।